हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशीष आपके अपने यूट्यूब चैनल अपग्रेव CSC अकेडमी पर एक बार पुनः आप लोग का स्वागत करता हूं। देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने उत्तर का विशाल मैदान का पहला पार्ट जो देखा था, जिसमें हम लोगों ने उसके मैदान के भौतिक लक्षणों के आधार पर उसका विभाजन किया था। उसको हम लोग डिटेल से देख लिए थे, है ना। उसमें हम लोगों ने खादर, तराई, है ना, बांगर, भाबर प्रदेश और डेल्टा मैदान, इस सब के बारे में हमने डिटेल से जानकारी ले ली थी। और मैंने बोला था कि इसको आज उसी लेक्चर में मैंने इसको भी कंप्लीट कराना था, लेकिन कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने बोला था इसको अलग बनाते हैं, ठीक है, अलग से। तो चलिए देखिए, ये देखिए प्रादेशिक विभाजन, उत्तर भारत का विशाल मैदान का ये प्रादेशिक विभाजन का पार्ट है। ये आपका ये बहुत आसानी से, बहुत छोटा वीडियो भी बनेगा और दोनों वीडियो छोटे छोटे हैं, आप लोग देख के आराम से समझ सकते हैं। देखिए, प्रादेशिक विभाजन बताने से पहले आप लोग को थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर देते हैं कि हम लोग ने पहले ही देखा था कि हिमालयी नदियों के द्वारा लाए गए जो अवसादों की वजह से इसका निर्माण हुआ है ना। तमाम तरह की नदियाँ जैसे सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा इनका निर्माण हुआ है, ठीक है। और उनके इन मैदानों में जो इनके भौतिक लक्षण थे, मैंने बताया था, मिट्टियों के प्रकार, है ना, जलवायु, इस आधार पर उनका हम लोग ने जो विभाजन किया था वो भौतिक लक्षण में आ गए थे। अब हम लोग इनका प्रदेश वाइज, है ना, प्रादेशिक विभाजन करेंगे और प्रादेशिक विभाजन और उसकी कुछ विशेषताओं के साथ इसको जल्दी से हम लोग यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। हाँ, तो ठीक है, आप लोग कृपया इस वीडियो को भी लाइक सब्सक्राइब अपना कीजिएगा, देखिए शेयर भी कीजिएगा और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू। आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए, उत्तर भारत का जो विशाल मैदान में इसका प्रादेशिक विभाजन को, इसको हम लोग बहुत आसानी से समझेंगे। देखिए, पहले क्या किया है मैंने, इसको दो भागों में बांटा है। समझिए, फिगर को भी में बात करेंगे देखते हुए। देखिए, पश्चिमी मैदान और पूर्वी मैदान, है ना, पश्चिमी मैदान और पूर्वी मैदान। ये देखिए आपका ये पूरा मैदान है, इसको हम मान लेते हैं पश्चिमी भाग, इधर का मान लेते हैं हम लोग पूर्वी भाग। देखिए, पश्चिमी मैदान हम लोग में क्या है, पश्चिमी मैदान को भी हम लोग पुनः तीन भागों में बांट लिया है। किसमें, सिंधु का मैदानी क्षेत्र, ठीक है, सिंधु का मैदानी क्षेत्र आपका ये वाला क्षेत्र हो जाएगा। इसके बारे में मैंने आपसे पहले बात किया, अभी समझाते हैं आपको। यहाँ पर मैंने सिर्फ सतलज मैदान लिखा हुआ है, समझा देते हैं आपको, ठीक है। उसमें देखिए, पहले पश्चिमी मैदान में आपका क्या आएगा, सिंधु का मैदानी क्षेत्र, पंजाब एवं हरियाणा का क्षेत्र, ये एंड राजस्थान का मैदान, ये, ठीक है, ये है। आपका जो पूर्वी का मैदान है, पूर्वी मैदान, उसमें देखिए गंगा मैदान लिखा है मैंने। गंगा मैदान को पुनः हम लोग ने बांटा है, उसको देखेंगे आप लोग। अपर गंगा प्लेन मतलब ऊपरी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान जिसको हम लोग मिडिल गंगा प्लेन बोलेंगे, और यह है आपका निम्न गंगा मैदान या निचली गंगा मैदान, और इसको हम लोग लोअर गंगेटिक प्लेन या लोअर गंगा प्लेन बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, अपर GP मतलब गंगा प्लेन, M फॉर मिडिल, ठीक है, गंगा प्लेन, और यहाँ पर लो फॉर लोअर मतलब निचला गंगा का मैदान, ठीक है। चूँकि हम सिर्फ भारत के प्रतिनिधि देख रहे हैं, इस मैदान का विस्तार आपके बांग्लादेश में भी है, ठीक है। और जिस तरीके से इस मैदान का विस्तार आपके बांग्लादेश में है, उसी तरीके से आपके इस क्षेत्र का विस्तार आपके पाकिस्तान में भी है, जो सिंधु उपद्वीप तंत्र से विकसित हुआ है इधर। चूँकि वो हमको आप लोग को नहीं पढ़ना था इसमें इंडियन ज्योग्राफी में, इसलिए बस उसका देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता दे रहा हूँ। जो मैंने यहाँ लिखा है सिंधु का मैदानी क्षेत्र, है ना, सिंधु का मैदानी क्षेत्र मतलब यह है कि सिंधु और उसके अपवाह तंत्र वाली नदियाँ हैं, जैसे आपके और सतलज हो गई, झेलम हो गया, है ना, चेनाब, तमाम और जो 5 नदियाँ थी, रावी, ब्यास, ठीक है। तो उनके द्वारा, उनके जलों के द्वारा जो आपका इस क्षेत्र में आगे जिस मैदान का निर्माण किया गया था उसकी बात करनी थी। लेकिन हम लोग को भारत के मैप में देखेंगे तो हम लोग को सिर्फ क्या है कि अपने क्षेत्र में सिंधु मैदानी क्षेत्र का जो सतलज नदी से जो क्षेत्र बना, मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं आप कि जो सतलज का बेसिन है सिर्फ वही हमारे भारतीय क्षेत्र में आता है। समझ गए आप लोग, जो सतलज का बेसिन वाला क्षेत्र होता है, सतलज का बेसिन वाला जो मैदानी क्षेत्र होता है, उसी को सिर्फ हम लोगों को यहाँ पर हम लोग के भारतीय क्षेत्र में आता है। इसलिए बस इसको जहाँ सिंधु का मैदानी क्षेत्र भारतीय प्रदेश में आएगा तो आप क्या समझेंगे, यहाँ पर हम सतलज मैदान की बात कर रहे हैं। बात समझ गए आप लोग, और इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो क्या देखेंगे आप, सिंधु का मैदानी क्षेत्र में सिर्फ सतलज का बेसिन, क्यों, क्योंकि इसके द्वारा ही सिर्फ हमारा निर्मित मैदान हमारे भारत में पड़ता है, और इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है जो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, देखिए, अब देखिए पंजाब एवं हरियाणा का मैदान, ये महत्वपूर्ण है। देखिए, आपको पंजाब एवं हरियाणा का मैदान बना है, ठीक है, पंजाब और हरियाणा का मैदान, PN मतलब प्लेन लिखा हुआ है, ठीक। देखिए, इसमें क्या है खास बात कि सतलज, चूँकि सतलज आगे बढ़ी है तो सतलज का इसमें भी इस मैदान में भी उसका योगदान है। सतलज हो गया, आपकी ब्यास हो गई, रावी हो गई, है ना, सतलज, ब्यास, रावी, इन्हीं नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से इस मैदान का
निर्माण हुआ है। किन नदियों को? सतलज, ब्यास, रावी। ठीक है, सतलज, ब्यास, रावी और छोटी छोटी नदियां हैं, मैं मुख्य नदियों की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, सतलज, ब्यास, रावी नदियों के द्वारा ही इस क्षेत्र का, पंजाब एवं हरियाणा मैदान का निर्माण हुआ है। ऐसा नहीं कि इसमें सिंधु का योगदान नहीं है। देखिए सिंधु इधर बहेगा, लेकिन उसके साथ जो उसकी अपवाह तंत्र है उसका भी, इसलिए मैंने इस क्षेत्र को मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में मैंने थोड़ा सा बताया है। अगर आप लोगों ने उसको देखा होगा तो यहाँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। ठीक है, देखिए मुख्यतः इसमें क्या है, मुख्यतः बांगर क्षेत्र आते हैं। मुख्यतः बांगर क्षेत्र मतलब इस हरियाणा और पंजाब वाला जो मैदानी क्षेत्र है, इसमें मुख्यतः बांगर प्रदेश ही आते हैं। अब देखिए यहाँ पर बांगर आ गया, अगर मैं आपको भौतिक विभाजन न किया होता और बांगर के बारे में न बताया होता तो आप यहाँ पर आपके मन में प्रश्न आता कि क्या है भाई बांगर प्रदेश क्या है। इसलिए वहाँ पर भौतिक आधार पर वहाँ पर विभाजन बहुत जरूरी था। बांगर आपको समझ में आ ही गया है, क्या है बांगर? पुरानी जलोढ़ मृदा से निर्मित मैदान, है ना, बात समझिए। ठीक है, तो ऐसा जो पंजाब और हरियाणा का जो मैदान है ये बांगर मैदान के अंतर्गत ही आता है। बांगर मैदान के अंतर्गत करने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप कैसी मृदा होगी आप समझ सकते हैं। उसकी और विशेषताएं के बारे में हम लोग बात किए थे ना। अधिकांश क्षेत्र में क्या होते हैं वहाँ पर, यहाँ पर जो आपका बांगर प्रदेश होता है, वहाँ साथ पॉइंट छूट गया था, मैं आपको बताना भूल गया था कि बांगर प्रदेश में जो जल स्रोत होता है ना, जो भूमिगत जल होता है वो काफ़ी नीचे हो जाता है। ठीक है, और इसी वजह से वहाँ पर कृषि उतनी आसान नहीं होती है। ठीक है, लेकिन आपने सुना होगा पंजाब हरियाणा में कृषि होती है, तो और जो उसका अल्टरनेट व्यवस्था किया गया, जो वैकल्पिक व्यवस्था की वजह से यहाँ पर जो कृषि हो रही है, कृषि तो हो ही रही है ना, नहरों से और जो भूमिगत जल को किसी तरीके से निकाल के, नहरों के भी यहाँ पर बहुत बड़ा योगदान है उसके द्वारा जो हो रहा है वैकल्पिक व्यवस्था से। तो उसमें क्या हो रहा है कि यहाँ की मृदा लगातार लवड़ी और क्षारी होती जा रही है, समझ रहे हैं क्यों? कारण यही है कि यहाँ पर एक्सेस चूँकि यहाँ पर पैदावार बहुत हो रहा है, यहाँ पर केमिकल का भी बहुत यूज हो रहा है, आप लोग समझ रहे होंगे। तो यहाँ जो लवड़ी और क्षारी मृदा की वहाँ पर बात किए थे आपके पिछले लेक्चर में, वो कारण यही है। ठीक है, खैर उसमें हम नहीं जाएंगे, बस आप समझते चाहिए क्योंकि यहाँ प्रादेशिक विभाजन उसकी विशेषताओं को देखना है। मिक्सअप ज़्यादा करेंगे ना तो कन्फ्यूजन होगा। बस यहाँ पर ये समझिए कि पंजाब और हरियाणा का मैदान में मैक्सिमम जो क्षेत्र आता है वो बांगर का क्षेत्र आता है। और बांगर क्षेत्र में कृषि क्यों इतना दुर्लभ है? क्योंकि वहाँ की जो भूमिगत जल है उसका स्तर काफ़ी नीचे रहता है और खादर में काफ़ी ऊंचा रहता है। क्यों? क्योंकि वो नदी बेसिन से एकदम पास की भूमि रहती है। ठीक है, इसलिए वहाँ पर नदी की जल की उपलब्धता के साथ साथ वहाँ पर भूमिगत जल भी बहुत आसानी से उपलब्ध रहता है, इसलिए वहाँ पर आसानी से कृषि होती है। समझ गए आप लोग? चलिए, और देखिए इसमें क्या लिखा है, मतलब मुख्यतः बांगर क्षेत्र पाया जाता है, लेकिन खादर की भी एक सक्रिय पट्टी पाई जाएगी, पाई जानी है क्योंकि यहाँ की जो नदियाँ हैं उसके किनारे की जो होगी वो तो पाया जाएगा ना वहाँ पर खादर। मैं आपको इसीलिए खादर बांगर बहुत अच्छे से समझाया था ना। नदी के मेन चैनल से किनारे की जो भूमि होती है जिसमें हमेशा जलोढ़ मैदान नए होते रहते हैं, वो आपका खादर होता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ खादर की एक सकरी पट्टी पाई जाती है, मतलब मैक्सिमम आपका बांगर होता है लेकिन खादर की भी एक मतलब सकरी पतली पट्टी पाई जाती है, जिसको हम लोग इस क्षेत्र में मतलब पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में उसका एक नाम देते हैं। क्या देते हैं? बेट। क्या देते हैं? बेट। तो आप में अगर स्टेट पीसेस की बात कर लें तो उसमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्या आएगा कि बेट प्रदेश का संबंध किससे है? पहली बात तो यही पूछ लेगा किस क्षेत्र से है, तो आप क्या बताएंगे? पंजाब और हरियाणा में का स्थान मतलब वहाँ है। लेकिन ये पूछ लेगा कि किस मतलब जैसे भौतिक आधार पे पूछेगा किसको हम बेट कहते हैं, खादर दे देगा, बांगर दे देगा, तराई दे देगा, भाभर दे देगा, तो आपको क्या आंसर रहेगा? खादर। ठीक है, क्या रहेगा आंसर? खादर। मतलब बेट आपका एक स्थानीय नाम है खादर प्रदेश का। बात समझ गए आप लोग? खादर प्रदेश का एक स्थानीय नाम है बेट। और कहाँ है वो स्थानीय नाम? पंजाब और हरियाणा में। बात समझ गए आप लोग? और देखिए इसमें क्या है, दोआब। इस क्षेत्र में पंजाब और हरियाणा और सिंधु वाले भी क्षेत्र में, ठीक है, पंजाब हरियाणा थोड़ा सा सिंधु वाला भी जो लगा हुआ क्षेत्र है, ठीक है, क्योंकि पंजाब हरियाणा में मैंने पहले बताया सतलज, ब्यास, रावी है ना, और चेनाब और झेलम भी इधर से होकर जाती हैं, तो उनको सबको लेते हुए मतलब सिर्फ इसकी पार्ट नहीं करें, थोड़ा सा इससे लगा हुआ भाग भी हम यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, ये वाला, ये पूरा भाग। ठीक है, तो इस भाग में जो सिंधु उपवाह तंत्र है, सिंधु उपवाह तंत्र उनमें जो नदियां हैं, मुख्य नदियां, उनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण दोआब का निर्माण हुआ है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण दोआबों का निर्माण हुआ है, खासकर इस क्षेत्र में ही हुआ है, थोड़ा बहुत इसके बाहर भी है। लेकिन उन दोआब को हम बारी बारी से जानेंगे क्या नाम दिया जाए, पर लेकिन आपको क्या दोआब पता है? दोआब क्या होता है? जिसको पता है बहुत अच्छा है, जिसको नहीं पता है वो जान ले। देखिए दोआब क्या होता है, किसी दो नदियों के, ठीक है, दो नदियों के मध्य या बीच की जो भूमि होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दोआब। बात समझ गए?
किसी भी दो नदियों के मध्य की जो क्षेत्र होता है, जो भूमि होता है, उसको हम लोग दोआब भूमि कहते हैं, दोआब क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया दोआब, तो अब यहाँ दो दो नदियों का होगा क्षेत्र। तो देखते जाइए, जैसे यहाँ पर जो महत्वपूर्ण दोआब हैं वो क्या है, बिस्त है। देखिए बिस्त मैंने लिखा है, आपको कहीं कहीं बिस्ट भी मिलेगा, तो दोनों सही है। एक्चुअली क्या है कि अंग्रेजी में टी है और टी को कहीं कहीं हिंदी वाले कहीं त लिख दिए हैं, कहीं ट लिख दिए हैं, तो उससे कहीं कन्फ्यूजन होना नहीं है। बिस्त दोआब हो गया, बारी दोआब हो गया, रचना दोआब हो गया, चाच दोआब हो गया, सिंधु सागर दोआब हो गया। तो देखिए ये जो दोआबों का जो निर्माण हुआ है, मैं बता रहा हूँ किन किन नदियों से। जैसे आपका पहला क्या हो गया, बिस्त दोआब। क्या हो गया, बिस्त दोआब। तो बिस्त दोआब यहाँ पर नाम से ही देखिए, याद करने का कुछ बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं है, रटने नहीं, नाम से देखिए बिस्त लग रहा है ना। ब्यास और सतलज किससे है ये, ब्यास और व्यास और सतलज नदी से। ब्यास और सतलज नदी के द्वारा जिस दोआब का निर्माण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिस्त दोआब। बारी, फिर से ब्यास और रावी, ब्यास और रावी नदी के द्वारा। ठीक है, ओके। देखिए रचना दोआब क्या है, रचना दोआब। रचना दोआब क्या हो जाएगा आपका, रावी और चेनाब, रावी और अगर आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोग कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, चाच दोआब। चाच क्या हो जाएगा आपका, चेनाब और झेलम, चेनाब और झेलम, चेनाब और झेलम। ठीक है, अगला क्या है, सिंधु सागर दोआब। ठीक है, देखिए सिंधु सागर दोआब यहाँ जगह नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए। सिंधु सागर दोआब आपका किससे संबंधित है, आपका ये झेलम और चेनाब। सिंधु सागर, झेलम, चेनाब, झेलम चेनाब आपस में मिल जाते हैं, उसके बाद जाके सिंधु मिलते हैं ना। तो झेलम चेनाब का संयुक्त धारा और आपके सिंधु के बीच की जो भूमि है उसको हम लोग सिंधु सागर दोआब बोलते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से सुनते जाइए, झेलम और चेनाब तथा सिंधु नदी। समझ गए आप लोग। तो ये देखिए 5 महत्वपूर्ण दोआब हैं आपके, फिर से देख लीजिए, बिस्त, बारी, रचना, चाच, सिंधु सागर, है ना। बिस्त आपका ब्यास सतलज, बारी आपका ब्यास रावी, रचना आपका रावी और चेनाब, चाच आपका चेनाब और झेलम, और अंतिम है का सिंधु सागर, जो इसमें पहले दो नदियों का मिलन होता है, उसके बाद सिंधु से मिलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, झेलम चेनाब का संयुक्त धारा और था सिंधु, इसको बोलते हैं सिंधु सागर दोआब। ठीक है, ये महत्वपूर्ण आपके जो दोआब थे इस क्षेत्र में, पंजाब और हरियाणा, मुख्यतः पंजाब और हरियाणा मैदान के, उसको याद कर लीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पर, मिलाने के लिए भी आ जाता है और डायरेक्ट पूछ भी लेता है। ठीक है, किन किन के बीच के दोआब को क्या नाम दिया जाता है। ठीक है, खासकर मिलाने के लिए बहुत आता है इसमें, हाँ मिलाने के लिए बहुत बार पूछा गया है। और अगला आपका पूर्वी पश्चिमी मैदान का जो अगला भाग है आपका क्या है, राजस्थान का मैदान। देखिए राजस्थान का मैदान में डिटेल थोड़ा सा है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि देखिए प्रादेशिक विभाजन की जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, प्रीलिम्स के, वही मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर आपको इसको ऑप्शनल और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा तो आप इसी सब पॉइंट्स में बिल्कुल इसी तरीके से करना है। इसमें कुछ और उसके अंदर जाके कुछ और इसकी व्याख्या किया गया है, वो यहाँ पर मुझे ज़रूरी नहीं लगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर इसको नहीं बताया। आपके एग्ज़ाम के लिए इतना पर्याप्त है, प्रीलिम्स के लिए तो उतना आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, मेंस में आपको क्या है, लिखने के लिए कुछ और चीज़ें, उसका कुछ और एनालिसिस करना पड़ता है। ठीक है, तो वो यहाँ पर मुझे ज़रूरी नहीं लगा और वो उधर के लिए छोड़ देते हैं। ठीक, हाँ। तो राजस्थान का मैदान देखिए क्या है, अरावली के पश्चिम से इंडिया पाकिस्तान के सीमा तक ये है राजस्थान। राजस्थान के ये सीमा नहीं है, राजस्थान तो आपका इधर तक है ना, लेकिन मैंने सिर्फ इस मैदान की बात कर रहा हूँ। तो इधर ही ऐसे ही आपका क्या है, इस तरीके से ही आपका क्या है, ये दिख रहा है, ऐसे मैंने बनाया है पट्टी। इसी तरीके से आपका क्या है, ये अरावली पर्वत श्रृंखला का ये विस्तार है, बिल्कुल इसी तरीके से, ये इस तरीके से है ना। इसकी डायरेक्शन क्या हो गया आपका बताइए, अगर आपको डायरेक्शन देखने क्या है, ये डायरेक्शन
दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक, ऐसे ही है इसी तरीके से, ठीक है। तो अरावली के पश्चिम क्षेत्र की बात मैं कर रहा हूँ, उसी को हम लोग यहाँ पर राजस्थान का मैदान के रूप में यहाँ पर व्याख्यायित कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अरावली के पश्चिम से और कहाँ तक, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर तक, इसका क्या है, इस राजस्थान मैदान का विस्तार है, ठीक है। इस प्रदेश की एक जो खास मुख्य नदी है वो है कौन सी है, लूनी नदी। अब यही आपसे पूछ ले कि लूनी नदी अरावली के पश्चिम में है या पूर्व में है, तो आप क्या बताएंगे, पश्चिम में है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र में पड़ रहा है और ये क्षेत्र कहाँ है, अरावली के पश्चिम में। तो इस क्षेत्र में लूनी यहाँ की मुख्य नदी है, और उसकी सबसे खास बात ये है कि लूनी नदी आपके यहाँ से निकल के बंगाल की अरब सागर तक नहीं पहुँचती है, ये इधर ही कच्छ का जो रण है, ठीक है, कच्छ का रण है ना, यहाँ पर इधर आके यहीं पर आके ये उसमें क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। तो लूनी का संपर्क किसी महासागर से बिल्कुल नहीं है, वो आपके इस क्षेत्र से में बहते हुए आके आपके कच्छ के रण में ही विलीन हो जाती है। कहाँ, कच्छ के रण में, ठीक। इस क्षेत्र में देखिए सांभर, डिडवाना, पंचपदरा, ये मुख्य जो झीलें हैं मैंने लिखा यहाँ पर आपको बताया है लिख के। कुछ और झीलें भी हैं, कुछ छोटी मोटी झीलें हैं जो आपके राजस्थान पीसीएस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट, उसको राजस्थान वाले ज़रूर देख लें क्योंकि उन पर झीलों पर बहुत क्वेश्चन आता है। लेकिन ये सांभर हो गया, डिडवाना हो गया, पंचपदरा, इस पर सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे झील पे। खास बात क्या है, देखिए डिडवाना पे तो आपका 2020 के यूपीएससी में डिडवाना झील पूछा गया था, और जिसको ये पता है था राजस्थान में है, तो उसके से तक और दो और झील थे, जिसमें से डिडवाना जिसको पता था उसका क्वेश्चन सही हो जाना था, क्योंकि बाकी ऑप्शन इससे रिप्लेस हो जा रहे थे, शॉर्ट हो जा रहे थे, ठीक है। तो डिडवाना आपका राजस्थान में है, बस यही पूछा था, उसमें यही मिलाना था, ठीक है। तो डिडवाना झील आपका एक लवड़ी झील है, पंचपदरा भी लवड़ी झील है, और सांभर भी आपकी लवड़ी झील है। हाँ, सांभर के बारे में एक और पॉइंट है, ध्यान दीजिए, सांभर आपके पूरे भारत का सबसे बड़ा लवड़ी अंतःस्थली झील है, बस ये ध्यान रखिए, अंतःस्थली सबसे बड़ी झील है सांभर झील है ना, ये मतलब अंतःस्थली कहने का मतलब ये भारत को देख रहे हैं आप पूरा, अगर मैं बना दूं तो किसी समुद्र या महासागर से उसका संबंध न हो के अंदर हो, तो इस तरीके से अगर उसके एरिया को हम देखें तो सांभर सबसे बड़ा लवड़ी झील है, ठीक है। वरना अगर ऐसे हम देखेंगे कि सिर्फ सबसे बड़ी लवड़ी झील का है तो वो आपके चिल्का झील ही है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि आपके यूपी पीसीएस स्टेट पीसीएस में ये क्वेश्चन आया था, और इसका पता नहीं उन्होंने चिल्का क्यों दिया था, समझ में नहीं आ रहा, जबकि सांभर दे दिया था, सबसे बड़ा झील पूछा था वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर ये कहीं नहीं लिखा था कि अंतःस्थली झील, लेकिन जबकि सांभर आपका क्या है, अंतःस्थली सबसे बड़ी झील है, कौन सी, लवड़ी झील, ठीक है। तो ये हो गया आपका राजस्थान मैदान की जो विशेषताएं हैं। राजस्थान मैदान की विशेषताओं के बारे में कुछ थोड़ा देख लीजिए, जो यहाँ पर नहीं लिखा मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये जो अरावली मैंने यहाँ पर बताया है, ठीक है, ये अरावली ही मतलब ये पूरे राजस्थान को लगभग 2 भागों में बांट देता है, लगभग, नॉट एग्जैक्टली। कारण क्या है, ये अरावली का जो आपका पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है, अरावली का जो पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर बारिश तो पूरे राजस्थान में बहुत कम होती है ना, पूरे राजस्थान में बहुत कम होती है। उसका कारण मैं आपको बता दूं कि जब दक्षिण पश्चिम मानसून आपका इधर से चलता है, मैं बता रहा हूँ, समझिएगा थोड़ा सा, मानसून में उसको बहुत अच्छे से देखेंगे। जैसे आपका ये ठीक है, तो ये आपका राजस्थान का जो क्षेत्र है आपका, है ना, यहीं पर आपका क्या है, ये इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से आपका क्या है, अरावली का विस्तार है। बात समझ गए आप लोग, अरावली का विस्तार है, और जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून, जो मानसून हमारा एंटर करता है इंडिया में, उसका डायरेक्शन ऐसे रहता है, और बाद में वो ऐसे करके घूमता है, ठीक है। तो इधर से जो आता है इधर से घूमता है, लेकिन उसका जो मेन डायरेक्शन रहता है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व ही रहता है। तो देखिए ऐसे इंटर किया, और अब कोई भी चीज़ ये बताइए, ऐसे कोई इंटर कर रहा है और इसी के पैरेलल अगर किसी पर्वत का विस्तार है, तो क्या ये अवरोध का काम करेगा? बिल्कुल नहीं, पैरेलली इसके मानसून निकल जाता है। तो क्या है, ये जब ऐसे इस तरीके से घुसता है मानसून था, तो इसकी जो ये अरावली का जो ये है, ये मैंने आपको बताया है, उसको अवरोधक का काम नहीं करता है, जिसकी वजह से यहाँ बारिश बहुत कम होती है राजस्थान में। अगर किसी अरावली का विस्तार इस तरीके से होता तो ये मानसून को क्या करता, रोकता, और राजस्थान में बारिश अच्छी होती। लेकिन फिर भी
अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला जो मानसून घूम के जाता है यहाँ पहुँचता है, ये जो अरावली के इस क्षेत्र में थोड़ा सा बारिश होता है लेकिन इधर नहीं होता है। इसीलिए हाँ, इसीलिए ये अरावली आपको जो दिख रहा है, ठीक है, अरावली आपको जो दिख रहा है, मैंने आपको बताया कि इधर वाला मानसून तो नहीं, लेकिन जो इधर घूम के आता है इधर बारिश थोड़ा बहुत करता है। लगभग 25 सेंटीमीटर की वर्षा यहाँ पर इस क्षेत्र में होती है। तो राजस्थान के लिए ये एक विभाजक का काम कर देता है, ठीक है। तो ये जो 25 सेंटीमीटर की इधर वर्षा होती है, इधर थोड़ी सी बहुत कृषि होती है, थोड़ी बहुत का यहाँ कृषि होती है। बाकी इंदिरा नहर के का बहुत यहाँ पर उपयोग हुआ है, उसकी वजह से राजस्थान में अच्छी कृषि की जाती है, ठीक है। लेकिन इस अरावली का जो पश्चिमी भाग है वही हमारा क्या है, हमारा मरुस्थली भाग है। हम कौन सा मरुस्थल है भाई राजस्थान में, जो इंडिया में ही पूरी बताइए, इंडिया का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है, थार का मरुस्थल। वो कहाँ है, राजस्थान के अरावली के पश्चिमी भाग में ही पड़ता है, ठीक है। तो ये भाग है। तो इसी के लिए जो हम लोग एक नाम बस बताना है कि ये जो अरावली का जो हमारा कि इधर का जो हमारा पूर्वी भाग है, जो 25 सेंटीमीटर की वर्षा पाता है, कितने वर्षा पाता है हमारा, 25 सेंटीमीटर के आसपास की वर्षा की प्राप्ति होती है। इस प्रदेश में थोड़ी बहुत जो कृषि होती है, तो ऐसे प्रदेश को हम लोग रोही प्रदेश का या रोही का मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रोही का मैदान बोलते हैं। बाकी इधर वाले मैदान को, हाँ ध्यान रखिए कि जो ये हम बताए हैं अरावली के विभाजक रूप में, कुछ कुछ जगह हैं, क्या आप लोग ऐसे देख लीजिए, जगह की बात नहीं है, कि ये 25 सेंटीमीटर का मैदान है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जहाँ से इसका विभाजन हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं 25 सेंटीमीटर आइसोहाइट्स लाइन। मतलब 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है ना, समवर्षा रेखा। क्यों, इधर 25 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, इधर बिल्कुल नहीं होती है, मतलब बहुत कम होती है, ना के बराबर एकदम, इसीलिए मरुस्थल है। तो यहाँ से जो विभाजन होता है उसको हम लोग और क्या नाम देते हैं, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ठीक है, समवर्षा रेखा। तो इससे भी मतलब राजस्थान का जो दो बंटवारा हुआ है, आप इसके आधार पर भी कर सकते हैं, अरावली के पर्वत के हिसाब से भी कर सकते हैं। बस ये जानकारी छोटी छोटी थी और ज़रूरी थी, महत्वपूर्ण थी, इसलिए यहाँ पर देना ज़रूरी था, ठीक है। तो इस तरीके से आपका राजस्थान का मैदान भी यहाँ पर जितनी ज़रूरी चीज़ें थी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। इस तरीके से आपका क्या हो गया, पश्चिमी मैदान आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे पूर्वी मैदान। देखिए पूर्वी मैदान में क्या देखना है, देखिए पहले मैं बता दूँ आपको, गंगा का मैदान देखना है। हाँ, ये आपका पूरा गंगा का मैदान है, ठीक है, ये आपका पूरा गंगा का मैदान है ये, और ये आपका क्या है, ब्रह्मपुत्र का मैदान। हाँ, ये पूरा गंगा का मैदान नहीं, इसमें ब्रह्मपुत्र नदी आके मिलती है, तो इसलिए गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों इधर का जो मैदान है, चूँकि ये जो पार्ट मैंने बनाया है ये अपने पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल का जो मैदान है वो गंगा का ही भाग है, ठीक है। लेकिन जो बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी आके बनती है, मैं आपको पहले बताया, इसका विस्तार आपके बांग्लादेश में भी हुआ है ना, लेकिन वहाँ पर उसमें ब्रह्मपुत्र नदी का भी पूरा योगदान है, तो इसलिए इसको हम लोग गंगा, बांग्लादेश में जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। आगे हम लोग यहाँ भी देखे थे, जो भारतीय क्षेत्र है, चूँकि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से हुआ है, तो इस यहाँ से लेके यहाँ तक के जो हम लोग भौतिक विभाजन में समग्र विभाजन में देख रहे थे, तो हमने क्या देखा था, ये पूरा गंगा का मैदान हो गया और ये पूरा ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया। तो इसको पूरा हम भारतीय परिदृश्य में भी हम इसको गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान बोलते हैं, और बांग्लादेश वाले पार्ट में भी सिर्फ इतने भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो उससे कोई कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, क्योंकि हमको बांग्लादेश का पढ़ना ही नहीं है, बस जानकारी के लिए ज़रूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पर उसको बता दिया, ठीक है। अब देखिए गंगा का जो मैदान है उसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में। ऊपरी गंगा का मैदान, अपर गंगा प्लेन, मध्य गंगा का मैदान और लोअर गंगा का मैदान, मतलब निम्न गंगा का मैदान, और ये मिडिल गंगा प्लेन, ठीक। अब हम बारी बारी से सबकी विशेषता देखेंगे और हो जाएगा, ठीक है। देखिए गंगा का मैदान को हम लोग देखते हैं। गंगा का मैदान का देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो दिल्ली, ये है ना, ये दिल्ली से लेके पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, इसी को हम लोग ऊपरी गंगा का मैदान कहते हैं। गंगा का मैदान को भी 3 भागों में बांटा है, तो मैं पहले बता रहा हूँ आपको ऊपरी गंगा का मैदान। क्या बता रहा हूँ आपको, अपर गंगा प्लेन। अपर गंगा प्लेन का जो विस्तार कहाँ से है, वो दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को, और कुछ कुछ आपका भाग ये भी लग जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हरियाणा से छूता है तो लगेगा ही, चूँकि दिल्ली ले रहा है तो यहाँ से देखिए आप लोग, हम ऐसे ही समझने के लिए आप समझेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। दिल्ली प्लस पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वो अपर गंगा प्लेन में आता है, ठीक। उसके नीचे आते हैं,
मध्य यूपी, ये पूरा अपर ये पश्चिमी यूपी हो गया ना, मध्य यूपी, ठीक है, और मतलब मध्य यूपी और पूर्वी यूपी, मतलब ये पूरा बचा हुआ है आपका उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक है। मध्य यूपी यहाँ नहीं लिखना था, यहाँ हमको लिखना था मध्य यूपी प्लस पूर्वी यूपी, आप समझ लीजिए इसको, ठीक है। ये था कि पूरा उत्तर प्रदेश, जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद आपका क्या बचा, या तो आप ऐसे कर लीजिए पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, इसको हम क्या कर दे रहे हैं, पूर्वी, ठीक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य, इसमें मध्य भी रहेगा, यहाँ पर मध्य भी जोड़ लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ हमारा पश्चिमी का है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ना, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक। मध्य और प्लस पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य और प्लस पूर्वी उत्तर प्रदेश और प्लस बिहार, ठीक है। मध्य पूर्वी प्लस पूर्वी उत्तर प्रदेश प्लस बिहार वाला क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, मध्य गंगा का मैदान, क्या बोलेंगे, मध्य गंगा का मैदान, ठीक है। मध्य गंगा का मैदान, अब कोई पूछेगा मध्य गंगा का मैदान का विस्तार कहाँ से है, तो देखिए उत्तर प्रदेश में पहले बताइए कहाँ से है, तो उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश था वो आपका किसी से चला गया ऊपर अपर गंगा प्लेन में, मतलब ऊपरी गंगा मैदान में। उसके बाद आपका क्या बचा, मध्य यूपी और प्लस पूर्वी यूपी, ध्यान समझते जाइए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको, मतलब कन्फ्यूज नहीं होना है सब। तो क्या देखना है कि मध्य यूपी प्लस पूर्वी यूपी और प्लस बिहार, ये तीनों मिलके हमारा क्या बनाएंगे, मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, ठीक है। उसके बाद बिहार का ही, मतलब मैंने बोला पूरा बिहार, तो आप समझिए कि बिहार का ही जो थोड़ा सा एकदम पश्चिमी भाग है, बिहार का एकदम से पश्चिम भाग है, और प्लस पश्चिम बंगाल, बिहार का एकदम से पश्चिमी भाग, आप बिहार को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हाँ लगा हुआ है, ये आप लोग ध्यान रखिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर समझिए आप लोग ध्यान से, ठीक है। और प्लस आपका पश्चिम बंगाल का क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, लोअर गंगा का मैदान, मतलब लोअर गंगा प्लेन, और हिंदी में बोलेंगे निम्न गंगा का मैदान, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बार बार मध्य, चूँकि यूपी में भी हम लोग बांटे हैं उसको मध्य और पश्चिम में और पूर्वी में, और इसको भी हम लोग बांटे हैं मध्य में गंगा के मैदान को, इसलिए हो सकता है उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको लगे, लेकिन अगर आप लोग फिगर बना के अच्छे से देखेंगे, पहले यूपी को डिवाइड कर दीजिए, यूपी को मैंने मान लीजिए आपका यूपी है, ठीक है, यूपी है, ऐसे बांट लीजिए 3 भाग में, ठीक है। ये आपका पश्चिमी यूपी हो गया है ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, ये किस में चला गया आपका, ऊपरी गंगा के मैदान में, किस में चला गया, ऊपरी गंगा के मैदान में। अब बचा 2 भाग इसका, कौन कौन भाग आपका, मध्य यूपी और पूर्वी यूपी ना। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़ने के बाद जो बचा हुआ भाग है उत्तर प्रदेश का, वो और प्लस बिहार, तो किस में चले आएंगे, ये प्लस बिहार, ये किस में चले आएंगे, आपके मध्य गंगा के मैदान में, मतलब मिडिल गंगा प्लेन, ठीक है। और बाकी आपको पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र आपका किस में पड़ जाएगा, लोअर गंगा प्लेन में, ठीक है। और पश्चिम बंगाल क्षेत्र प्लस एकदम बिहार का जो थोड़ा बहुत लगा हुआ पार्ट है ये वाला, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसको ले रहे हैं, ठीक है, इसमें के साथ लगा हुआ लोअर गंगा प्लेन, इस तरीके से है। हाँ, अब यहाँ पर एक और देखिए मैंने नोट करके लिखा है, उसको थोड़ा आपको ध्यान देना है। दामोदर नदी और स्वर्णरेखा नदी है, ठीक है, दामोदर नदी और स्वर्णरेखा नदी है, इनके द्वारा एक मैदान का निर्माण होता है जो बहुत अनुपजाऊ है, ठीक है, अनुपजाऊ है, कारण वहाँ नदियों का प्रदूषण भी है, ठीक है। तो उस अनुपजाऊ मैदान को हम लोग वहाँ पर क्या बोलते हैं, एक विशेष नाम दिया गया है, स्थानीय नाम दिया गया है रार। क्या नाम दिया गया है, रार, देखिए RAHR या फिर रार, ये याद रखिएगा। तो रार प्रदेश का संबंध किससे हो जाएगा आपका, बताइए, स्वर्णरेखा और दामोदर नदी के बीच के बने हुए मैदान से, ठीक है। वो लाइट कट गया, 1 मिनट, लाइट थोड़ा सा कट गया है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा लाइट कटा है, बस छोटा सा 5 मिनट का और शेष है, उसको देख लेते हैं हम लोग, फिर लाइट का वेट करेंगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। देखिए बस उसके बाद आपका देखिए ये हो गया, अगला है आपका बचा ब्रह्मपुत्रा का मैदान, ठीक है। देखिए ब्रह्मपुत्रा के मैदान में कुछ खास बात नहीं है, बस आप इतना जान लीजिए, असम राज्य में इसका विस्तार है, असम राज्य में इसका विस्तार है, और 80 किलोमीटर चौड़ी, ये देख रहे हैं आप लोग 80 किलोमीटर, ये मैंने फिगर बनाया है, आप इसमें देखेंगे तो लगभग 80 किलोमीटर की चौड़ाई है इसकी, और इसका जो प्लेन का जो इसका विस्तार है बिल्कुल किधर से है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है, ठीक है, इस तरीके से है ना। जैसे ये अरावली का है, अरावली का इस तरीके से विस्तार था, इसका इस तरीके से विस्तार है। चालू कहाँ किए हैं जो आप कर रहे हैं? चालू नहीं है, 1 मिनट, यहाँ से चालू ही नहीं, अच्छा है तो दे ठीक है, ओके, ठीक है। देखिए ठीक है, तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा
प्लेन का बस यही है देखना है और कुछ खास इसमें है नहीं। 80 किलोमीटर चौड़ाई का इसका मैदान है और चावल तथा जूट की कृषि के लिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पर चावल और जूट की कृषि सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये प्रादेशिक विभाजन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा क्षमा कीजिएगा, लाइट और की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ, लेकिन आपको मैटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने पूरा आपको इसको बारी बारी से और जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी उसके साथ मैंने इसको कवर करा दिया है। आप लोग इसको अगर कहीं इसको देख लीजिएगा, अगर आपको कहीं भी आपको थोड़ा सा डाउट हो गया तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, उसको मैं क्लियर कर दूंगा। इस तरीके से आपका देखिए आपका ये मैदानी भाग, विशाल का मैदान कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपका अगला लेक्चर होगा आपका प्रायद्वीपीय भाग का। ठीक है, इस तरीके से आपका उसके बाद आपका हो जाएगा द्वीपीय प्रदेश। इस तरीके से ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। लंबा है ना, चैप्टर लंबा है, लेकिन इसको मैं डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि एक बार पढ़ने के बाद आपको फिर कहीं से कुछ कन्फ्यूजन न रह जाए। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच।